So hello and welcome guys to our channel Comprehend with Curiosity. मैं हूँ मोइनुद्दीन मुंशी और जो शुभम प्रजापति। और आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एसएस स्टैंडर्ड 10th जीएससीबी का चैप्टर 1 का एक टॉपिक जिसका नाम है इंडिया लैंड एंड इट्स पीपल। सो बिना किसी को वेट कराए चलिए शुरू करते। ओके, सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन का पॉइंट है, इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट है, इंट्रोडक्शन के रिलेटेड। सो इसे हम स्टार्ट करते हैं। The first Indian civilization started in 2500 BC when a tribe known as Dravidians started settling in the river bank of Indus. Well, अगर आपका हिस्ट्री अच्छा है या आपका जनरल नॉलेज इन दिस केस अच्छा है तो आपको पता होगा कि one of the first, actually the first inhabitants of India were the Dravidians, और उन्होंने इंडस वैली के, इंडस रिवर के आसपास अपना सेटलमेंट बनाया। और द नेक्स्ट पॉइंट इज दे बिगेन टू कंस्ट्रक्ट शेल्टर एंड स्टार्टेड यूजिंग रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय नेचर। जैसा कि हमें पता है पहले के टाइम्स, जिसे अर्ली मैन एज भी कहा जाता है, उस समय पे कोई मैन मेड रिसोर्सेज नहीं होते थे। इसके लिए वो लोग नेचर रिसोर्सेज यूज करते थे, जैसे कि मिट्टी या लकड़ी से घर बनाना और पेड़ों से फल लेना या तो फिर एनिमल्स का मीट लेना। And the next point is a few centuries later they emerged as a full-fledged civilization. Well, जैसा कि हमें पता है they were the first inhabitants of India. So और वो लोग बहुत ज्यादा नहीं थे, they were around a few hundreds. और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पास होता गया वैसे वैसे उनकी पॉपुलेशन बढ़ती गई और कई बाहर से भी लोग आते गए, उनके कल्चर को विजिट करते गए और ऐसे ऐसे उनकी पॉपुलेशन बढ़ती गई और कुछ सदियों बाद ये एक पूरी बड़ी सिविलाइजेशन बन गई। एंड हेंस we have ended the point of the Indus Valley civilization. It was the basic explanation of this. And so let's go to the next slide. Okay, so the next slide is introduction to types of tribes, जिसमें मैं आपको कुछ टाइप्स ऑफ ट्राइब्स के बारे में समझाऊंगा और कुछ एक दो फैक्ट्स भी बताऊंगा। एंड द फर्स्ट पॉइंट इज द मोस्ट एंशिएंट पीपल केम इनटू एग्जिस्टेंस इन ईस्टर्न साउथ अफ्रीका एंड इंडिया। वेल अगेन, अगर आपकी हिस्ट्री अच्छी है या अगर अगर नहीं भी है तो भी मैं आपको बता देता हूँ कि के जो अर्ली मैन एज था या वन ऑफ द फर्स्ट पीपल हु केम इनटू एग्जिस्टेंस वर इन ईस्टर्न साउथ अफ्रीका एंड इंडिया। और द नेक्स्ट पॉइंट इज द मोस्ट एंशिएंट पीपल ऑफ इंडिया वर कंसिडर्ड एज द्रविडियंस। जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में समझाया, दे वर द फर्स्ट इनहैबिटेंट्स ऑफ इंडिया। So the next point, as time progressed, new and new civilizations started settling in India. Well, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वैसे वैसे लोगों को पता चलता गया कि इंडस रिवर के आसपास इतने सारे रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज टू बी एग्जैक्ट। और उसी वजह से वो अपना सेटलमेंट वहां पर बनाने लगे और धीरे धीरे कई सारी सिविलाइजेशन वहां पर ग्रो हो गई। And the next point is after Dravidians, the tribes which settled in India were Negritoid, Australoid, Mongoloid, Alpine, Dinar, Ammonoid, and the most densely populated civilization, the Aryans. Well, Dravidians के बाद Negritoid आए, उसके बाद उनके बाद Australoid आए, Mongoloid आए, Alpine, Dinaric, and Ammonoid, which were considered the local tribes or smaller tribes, वो आए, और the most densely populated civilization, the Aryans. Well, Aryans का इंडियन कल्चर में बहुत बड़ा पार्ट है जो हमें आगे पता चलेगा। और उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये कुछ फिजिकल फीचर्स के लिए, कंपैरिजन के लिए आगे जो टॉपिक्स हम समझाने वाले हैं उसके रिलेटेड ये सारे फोटोज हैं जिन्हें आप रेफर कर सकते हैं। उसमें है नेग्रोटॉइड, एस्ट्रोलॉइड, द्रविडियंस, आर्यंस, मंगलोइड, एल्पाइन, दिनारिक एंड आमोनॉइड। ये सब उनके वहाँ के जो लोग थे उनके फोटोज हैं और उन्हें आप रेफर कर सकते हैं। एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो ये है हम द्रविडियंस हु वर द फर्स्ट इनहैबिटेंट्स ऑफ इंडिया। इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन है जो करेंगे मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त शुभम प्रजापति। सो शुभम प्रजापति, गो ऑन। Thank you, Monuji. Hello, friends. I will explain you about Dravidians. So, first point, they were the creator of Sindhu Valley civilization. अब जैसे कि आपने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा कि Dravidians were the first inhabitants of
इंडिया, और उन्होंने फर्स्ट सिविलाइजेशन इंडिया में बनाई थी, और उस सिविलाइजेशन को द्रविडियंस ने नाम दिया था सिंधु वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि वो सिविलाइजेशन सिंधु रिवर के पास क्रिएट हुआ था। सेकंड पॉइंट, दे कंस्ट्रक्टेड मोहेंजोदारो। अब आपने मोहेंजोदारो के बारे में बुक्स में या ने इंटरनेट में या फिर किसी से भी सुना ही होगा। तो जो पाकिस्तान में है वो भी द्रविडियंस ने ही कंस्ट्रक्ट किया था। थर्ड पॉइंट, that civilization flourished as the tribes from north started surviving using their language and culture. अब द्रविडियंस की जो सिविलाइजेशन थी वो बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस और फ्लरिश होती गई, जैसे जैसे जो ट्राइब्स थे जो नॉर्थ से थे वो उनने सर्वाइव करना स्टार्ट किया था उनकी लैंग्वेज और कल्चर को यूज करते हुए। फोर्थ पॉइंट, द थॉट ऑफ पार्वती एंड शिवा एज मदर एंड फादर, goddess and god, and mother as a head of house was given by them. अभी आज तक जो प्रथा आई है, मतलब जो कहा जाता है कि पार्वती और शिवा एज मदर एंड फादर, गॉड एंड गॉडेस से जाने जाते हैं, और मदर एज अ हेड ऑफ हाउस, वो भी द्रविडियंस ने ही थॉट दिया था। फिफ्थ पॉइंट, द वर्शिपिंग बाय धूप दीप एंड आरती टू नेचर गॉड गॉडेस वाज आल्सो गिवन बाय देम। अब आज हम जो नेचर को, गॉड को और गॉडेस को हम जो वर्शिप करते हैं धूप से, दीप से और आरती से, वो भी स्टार्ट किया था द्रविडियंस ने। Next point, these culture and customs were later adapted by the Aryans, hence the intercaste marriages took place. अब जो द्रविडियंस का कल्चर, कस्टम्स, वैल्यूज जो भी थे वो आगे जाकर आर्यंस ने अडेप्ट किए, और हेंस जो इंटरकास्ट मैरिजेस थे वो भी स्टार्ट हुए थे ये अडेप्टेशन की वजह से। Next point, today the Dravidians speaks Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam because they shifted to South India as of the dominance of Aryans. आज के टाइम में जो द्रविडियंस है वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि वो साउथ इंडिया में शिफ्ट हो गए थे बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस ऑफ आर्यंस। नेक्स्ट पॉइंट, they were master in different types of arts and crafts like building boat and raft, weaving, spinning, etc. अब द्रविडियंस की भी कुछ खासियत थी बनाने में, चीजें बनाने में उनकी मास्टरी की हुई थी। उन्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट्स में, क्राफ्ट्स में, जैसे बिल्डिंग बोट एंड राफ्ट, वीविंग करना, स्पिनिंग करना और एक्सेट्रा। नेक्स्ट स्लाइड में हम जाएंगे। अब आप ये देख सकते हैं दो पिक्चर्स के बारे में, जिसमें एक पिक्चर में इंडिया का मैप है जिसमें बताया गया है सेटलमेंट ऑफ द्रविडियंस। जो आप ये हाईलाइटेड पोर्शन देख सकते हैं, वहां पर द्रविडियंस ने सेटलमेंट्स किए थे उनके। जो नेक्स्ट फोटो है उसमें आप एंशियंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द्रविडियंस देख सकते हैं, मतलब कि द्रविडियंस ने कौन से स्ट्रक्चर्स, मतलब टेम्पल्स, मॉन्यूमेंट्स जो भी उनने बनाए उसके बारे में एक फोटो भी है, आप देख सकते हैं, रिफर कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ेंगे। ओके, अब ये है स्लाइड नेग्रेटॉइड के बारे में, जो एक्सप्लेन करेंगे मेरे दोस्त हर्ष जोशी। Okay, so I am going to explain you about negritoid, australoid, and mongoloids. So the negritoid are also called as Hapsi people, as they came from Africa. नेग्रोटाइड एक ऐसी ट्राइब है जिसे हम हप्सी के नाम से भी जानते हैं। ये ट्राइब अफ्रीका में से आई थी और अफ्रीका में रहते ट्राइब को हम हप्सी कहते हैं। द अदर नेम्स फॉर नेग्रोटाइड आर नेग्रेट और नेग्रोस। तो नेग्रेटॉइड के दूसरे नाम हैं नेग्रेट और नेग्रोस। सम ऑफ द नेग्रेटॉइड वेर द इनहेबिटेंट्स ऑफ फिलीपींस। कुछ नेग्रेटॉइड फिलीपींस के रहवासी भी थे। दे नाउ लिव इन अंडमान एंड निकोबार। तो नेग्रेटॉइड आज के ज़माने में इंडिया में अंडमान एंड निकोबार में पाए जाते हैं। Their physical features are they have black skin, 4 to 5 feet tall and have curly hair. जैसा आप इस फोटो में देख सकते हैं कि उनकी स्किन ब्लैक कलर की थी, उनकी हाइट 4 to 5 फीट थी और उनके हेयर कर्ली थे। सो आवर नेक्स्ट स्लाइड इज
is Australoid. Australoid को हम निषाद के नाम से भी जाने जाते हैं. They originally came from South East Asia. तो आप इस मैप में देख सकते हैं कि जो येलो पोर्शन है वो साउथ ईस्ट एशिया है, वहाँ से ये ट्राइब आई थी. The origin of their tribe today can be seen in the tribes of Kol, Munda, Khasi and some other tribes in Assam. तो जैसे हम अभी के आसाम की जो कुछ ट्राइब्स है जिसके नाम है कोल, मुंडा और खासी, उनके फिजिकल फीचर्स ऑस्ट्रेलॉइड से मिलते जुलते हैं. द टर्म ऑस्ट्रेलॉइड वाज कॉइन्ड आफ्टर द नेटिव ट्राइब्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया के जो ट्राइब्स थे उनके फिजिकल फीचर ऑस्ट्रेलॉइड से मिलते जुलते थे, इसलिए ऑस्ट्रेलॉइड नाम दिया गया. Some of the tribes of Andaman and Nicobar and Myanmar have similarities to Australoid. जैसे हमने अभी यहाँ पे पढ़ा कि कोल, मुंडा, खासी जो आसाम के ट्राइब्स की वहाँ ऑस्ट्रेलॉइड पाए जाते हैं, वैसे ही म्यांमार और अंडमान एंड निकोबार में भी मिलते हैं. They had great religious belief and they had a massive contribution towards Indian culture. सभी ट्राइब का इंडियन कल्चर के लिए कंट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ रहा है, इनका भी वैसा ही है. Some of their skills were making clay utensil and weaving cotton clothes. इनकी कुछ स्किल्स है जिनमें से हमें यहाँ पे दो नाम दिए गए हैं. एक है मेकिंग क्ले यूटेंसिल, मिट्टी के बर्तन बनाना, और वीविंग कॉटन क्लोथ्स, कॉटन के कपड़े सीना. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑस्ट्रेलॉइड के बारे में. ऑस्ट्रेलॉइड का फोटो है और एक मैप है जिसमें येलो पोर्शन साउथ ईस्ट एशिया है. तो let's go to next slide. So in this slide we are going to learn about other tribes which are Mongoloids and other some few tribes. I am going to explain you about Mongoloids. Their origin came from North China and some parts of Tibet. जैसा कि आप नाम पर से ही देख सकते हैं Mongoloids. Mongoloids एक चाइना के ऊपर एक कंट्री है, Mongolians, उनसे रिफर करती है. Their physical features were yellow complexion, flat face, chubby cheeks and almond-shaped eyes. इनके फिजिकल फीचर थे कि इनकी स्किन थोड़ी येलोइश थी, उनका फेस भी फ्लैट था, उनके चबी चिक्स थे और आंखों की शेप बादाम जैसी थी. और इन्हें किरट के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि येलो कॉम्प्लेक्शन था उनका. They were branched offsprings of the Mongols and they speak in the similar dialects of Mongolian language. जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये लोग मंगोलियन से आए हैं, तो उनकी जो फिजिकल फीचर्स थे, उनकी ऑफस्प्रिंग्स थी, वो मंगोलोइस के लोगों से मिलती जुलती थी और उनकी लैंग्वेज भी काफ़ी तक मंगोलियन लैंग्वेज जैसी ही थी. So आगे का टॉपिक, the next topic, Alpine, Dinaric and Argonaut will be explained by my friend Moinuddin. Okay, thanks for the cue, हर्ष. So जैसा कि हर्ष ने बोला, मैं नेक्स्ट 3 ट्राइब्स के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ. So let's start with the first point. These were the other and smaller group of tribes which later inhabited in India. So जैसा कि हमें पता है, अदर ट्राइब्स इसके लिए बोलते हैं क्योंकि ये मेनलैंड से ज्यादा बिलोंग नहीं करते थे, और एल्पाइन, दिनारिक एंड आर्गोनॉइड स्पेशली वो लोग बाहर के लोगों से अपना कम्युनिकेशन रखना ज्यादा पसंद नहीं करते थे. The next point is the Alpines are identified as the descendants of Celts, people who were earlier residing in parts of Central Europe. तो जैसा कि मैंने बोला कि एल्पाइन, फर्स्ट एल्पाइन है, उनसे स्टार्ट करते हैं. तो दे वर आइडेंटिफाइड एज द डेस्टेंट्स ऑफ सेल्ट्स. तो मतलब सेल्ट्स उन्हें कहा जाता है जो लोग पहले सेंट्रल यूरोप में रहते थे या अभी भी रहते हैं. And the next we have the Dinaric tribe. These people were originally from South Sudan. They mainly practiced traditional agriculture, mainly cattle husbandry. In their religion, the meat of the animal was used in rituals for marriages. तो हमारे पहले दूसरे पॉइंट में ये हमें बताया जाएगा कि दिनारिक ट्राइब जो है वो साउथ सूडान में रहते थे पहले वो लोग, और पहले आई थिंक उन्हें कुछ और भी कहा जाता होगा. और द नेक्स्ट पॉइंट में हमें ये एक्सप्लेन किया जाता है कि दे मेनली प्रैक्टिस ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, जिसका मतलब वो एक ऐसी मेथड्स यूज करते थे एग्रीकल्चर की जो फैमिली या उनके ट्राइब्स से रन डाउन हुई है. और they were mainly the agriculture and some of the
source of income was cattle husbandry, और in their religion the meat of the animal was used in rituals for marriages. कई ट्राइब्स में पहले ऐसा होता था या और अभी भी होता है कि कुछ पर्टिकुलर एनिमल का मीट या उनकी स्किन या द होल एनिमल इटसेल्फ दे वर कंसिडर्ड सेक्रेड, और इसके लिए वो स्पेसिफिकली दिनारिक ट्राइब में कैटल का मीट सेक्रेड कंसिडर किया जाता था, और इसके लिए वो उसे मैरिजेस के रिचुअल्स में यूज करते थे. So next we have Ammonite. The Ammonite race was comprised of several Eastern contemporary tribes such as Jews, Greeks, Georgians, Assyrians, and Turks. Later they started their own civilization in the outskirts of India. तो वैसे आर्मोनॉइड एक पर्टिकुलर ट्राइब नहीं थी, वो कई सारे ट्राइब्स को मिक्स करके बनी थी, जैसे कि ज्यूज, ग्रीक्स, जॉर्जियंस, असीरियंस एंड तुर्क्स. तो ईस्टर्न कंटेम्पररी ट्राइब्स का मतलब ये है कि वो ट्राइब जिनमें उनका जो मेन ट्राइब था उससे वो अलग हो गए थे, इसके लिए उन्हें कंटेम्पररी. वैसे कुछ थे जैसे जूस, ग्रीक्स, जॉर्जियंस, सीरियंस और तुर्क्स थे, जिन्होंने उनके मेन ट्राइब से वो लोग अलग हो गए थे. एंड लेटर दे स्टार्टेड देयर ओन सिविलाइजेशन इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ इंडिया. जैसे जैसे उन्हें पता चला कि इंडिया में रिसोर्सेज बहुत है और वो उसका यूज कर सकते हैं, वो धीरे धीरे आते गए, इंडिया में शिफ्ट होते गए और धीरे धीरे एक दूसरे के साथ मिलते गए, और उन्होंने डिसाइड किया साथ में रहने का, एंड हेंस द आमोनाइट ट्राइब वाज केम इनटू एग्जिस्टेंस. सो इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. ओके, सो ये कुछ फोटोज हैं जिससे आप फिजिकल रेफरेंसेस ले सकते हैं मोंगलोइड, एल्पाइन और दिनारिक के. आप देख सकते हैं जैसे कि मोंगलोइड में हर्ष ने एक्सप्लेन किया, दे हैव चबी चीक्स एंड आलमंड शेप्ड आईज, और दिनारिक और एल्पाइन के भी फोटोज है जिससे आप रेफरेंस ले सकते हैं. तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अब. So in this point we have Aryans, which was one of the most successful and one of the most densely populated civilization of India, and one of the latest or one of the largest कंसिडर किया जाता है उन्हें. और ये पॉइंट वापस से एक्सप्लेन करने वाले हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त शुभम प्रजापति. सो शुभम प्रजापति, यू माइट स्टार्ट. थैंक यू मोहिनी. आई एम बैक विथ माय एक्सप्लेनेशन गाइस, और हम अभी पढ़ेंगे आर्यंस के बारे में. फर्स्ट पॉइंट, आर्यंस वर आल्सो कॉल्ड नॉर्डिक्स. जैसे कि कुछ ट्राइब्स, बहुत सारे ट्राइब्स होते जिनके दूसरे नाम भी होते, वैसे आर्यंस को नॉर्डिक्स भी कहा जाता था. सेकंड पॉइंट, दे वर द क्रिएटर्स ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन. अब तक आपने जितने ट्राइब्स में पढ़ा है, आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि कुछ जैसे अलग अलग ट्राइब्स ने अपनी खुद की सिविलाइजेशन इंडिया में बनाई थी, वैसे ही आर्यंस ने भी अपनी एक सिविलाइजेशन बनाई जिसको वो उन्होंने नाम दिया था आर्यन सिविलाइजेशन. Third point, they lived near Sapt Sindhu, a place where 7 rivers are flowing. अब उनने अपना सिविलाइजेशन उधर क्रिएट किया था जहाँ पर 7 रिवर्स फ्लो होती हैं, और वो जो जगह है उसे हम सप्त सिंधु भी कहते हैं. Fourth point, the area where they lived were densely populated was called Aryavarta. The area later extended to Mithila, Bihar in east and Vindhyachal in south during the post-Vedic times. अब इनका जो एरिया था सिविलाइजेशन का वो बहुत ही ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड था, मतलब बहुत ही ज्यादा लोग थे उधर, और वो एरिया को वो आर्यवर्ता कहते थे. और जो वो एरिया था आर्यंस का, वो लेटर एक्सटेंड हुआ था मिथिला में जो बिहार में है ईस्ट साइड, और विंध्याचल में जो साउथ में है ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक टाइम्स. नेक्स्ट पॉइंट, द लैंड वेयर दे लिव्ड वाज नेम्ड आफ्टर द किंग आर्यभरत. The vast land became to be recognized with various names as Bharat Bhumi, Bharat Khand and Bharatvarsha, etc. अब आर्यंस की जो ये लैंड थी जहाँ वो रहते थे, वो लैंड को नाम दिया गया था आफ्टर किंग आर्यभरत. और ये जो वास्ट लैंड था वो बहुत सारे नामों से रिकॉग्नाइज किया जाता था, जैसे कि भारत खंड, भारत भूमि, भारत वर्ष एक्सेट्रा नेम्स से. नेक्स्ट पॉइंट, they were the composers of hymns which are through which they worshipped
trees, rivers, and mountains. They were also natural lovers, and they also worshipped sun, wind, and rain. अब वो लोग कंपोजर्स भी थे हाइम्स के, रिचर्स भी आप कह सकते हैं उन्हें, थ्रू विच उनने ट्रीज, रिवर्स और माउंटेन्स को वर्शिप किया. और वो नेचुरल लवर्स भी थे. आप में से भी कोई नेचुरल लवर्स हो सकते हैं, जैसे आर्यंस नेचुरल लवर्स थे और वो उनने सन, विंड और रेन को भी वर्शिप किया. नेक्स्ट पॉइंट, descendants of Aryans include species of Sanskrit and Avestan, which is related to Indo-European language. Their civilization started before the 3rd century and extended up to 600 BC. अब जो आर्यन के डिसेंडेंट्स थे उनने इंक्लूड किया था, संस्कृत में स्पीचीज इंक्लूड किए हुए थे, और इवेस्टर्न था जो रिलेटेड था इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से. और जो उनकी सिविलाइजेशन थी वो स्टार्ट हुई थी 3rd सेंचुरी से पहले, और वो एक्सटेंड हुई थी अप टू 600 BC तक. नेक्स्ट पॉइंट, दे वर्शिप द गॉड ऑफ द्रविडियंस एंड रीएस्टैब्लिश्ड हिम. अब जैसे कि आपने द्रविडियंस पढ़ा कि द्रविडियंस ने गॉड और गॉडेस का थॉट दिया था और द्रविडियंस ने उन्हें वर्शिप भी किया था. उसी तरह आर्यंस ने भी अडेप्ट किया और उनने मतलब अडेप्ट किया द्रविडियंस का ये कल्चर और थॉट, और उनने भी वर्शिप किए थे द्रविडियंस के गॉड्स को और उन्हें आगे जाके रीएस्टैब्लिश भी किया था. नेक्स्ट पॉइंट, following the Dravidian culture, they became some ceremonies like recitation of Vedas, performing yagna and other activities which became prevalent in India. अब जैसे जैसे वो द्रविडियंस का जो कल्चर था वो उन्हें फॉलो करते गए, आगे जाके उन्हें थोड़ी सम सेरेमनीज की स्टार्ट की, जैसे कि रेसिटेशन ऑफ वेदास, परफॉर्मिंग यज्ञ एंड अदर एक्टिविटीज विच बिकेम प्रिवेलेंट इन इंडिया. अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है. ठीक है, अब ओके, तो अब आप देख सकते हैं आर्यन माइग्रेशन और सेटलमेंट्स के बारे में थोड़ा ब्रीफ में हमको बताया गया और फोटोज भी है. तो अब ये आपको समझाएंगे मेरे दोस्त मोइनुद्दीन मुंशी. मोइनुद्दीन, यू कैन टेक ओवर. थैंक यू वेरी मच शुभम. सो जैसा कि शुभम ने बोला, उसने आर्यन एक्सप्लेन किया और बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया. और उसके बाद ये है आर्यन माइग्रेशन एंड सेटलमेंट्स, जो कि एक एक्स्ट्रा पॉइंट है आपकी जनरल नॉलेज के लिए. तो ये पॉइंट मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ. फर्स्ट पॉइंट, अराउंड 1900 BC the people of Indus Valley began to abandon their cities and villages due to severe drought and destroyed crops and caused people to starve. Earthquakes and floods killed many people and changed the course of Indus River. Well, जैसा कि हमें पता था कि 1900 BC में इसके टाइम पे, जैसा हमें इसमें बताया कि 1900 BC के टाइम पे उन्होंने धीरे धीरे अपनी जो इंडस रिवर की जो सिविलाइजेशन थी उन्होंने उसे छोड़ना स्टार्ट कर दिया. और रीजन ये था क्योंकि वहां पर ड्राउट्स पड़ते थे और वो ऐसे वैसे ड्राउट्स नहीं थे, बहुत ही लाइक दे वर सेवियर ड्राउट्स, जिससे उनके क्रॉप्स नहीं उग सकते थे और उसी वजह से वो खाना नहीं बना सकते थे और इसी वजह से कई लोग भूखे मर गए. और अर्थक्वेक्स और फ्लड्स बहुत आते थे जिन्होंने काफी लोगों की जान ली. और इसके लिए उन्होंने उस इंडस वैली के आसपास का जो एरिया है उसे छोड़ने का फैसला किया. और उसके बाद जितने भी जो नेचुरल डिजास्टर्स जो थे वो सब ने इंडस रिवर का जो पूरा का पूरा हुलिया चेंज कर दिया. और द नेक्स्ट पॉइंट इज, मीनवाइल ग्रुप्स ऑफ पीपल कॉल्ड द आर्यंस माइग्रेटेड टू इंडिया एंड सून अ न्यू सिविलाइजेशन इमर्ज्ड. जैसा कि हमें पता है कि जैसे जैसे ये द्रविडियंस और जो पहले की ट्राइब्स थी, जैसा कि इसके पिछले वाले पॉइंट में बताया, उन्होंने इंडस रिवर से उन्होंने उनकी शिफ्टिंग स्टार्ट कर दी, वो दूसरी जगह पे जाने लगे. और उसी टाइम पे एक आर्यंस की छोटी सी ट्राइब या ग्रुप आप कह सकते हैं, वो लोग इंडिया आए और उन्होंने अपनी बड़ी सी सिविलाइजेशन खड़ी की. और इस चीज ने बहुत कई लोगों को अट्रैक्ट किया और वो लोग आर्यंस के सिटीज में या उनके सिविलाइजेशंस में गए और वहां पर उन्होंने उनका कल्चर और रिलीजन ज्वाइन कर लिया, जिससे आर्यन सिविलाइजेशन बहुत बड़ी हो गई. और जैसा कि हमें अभी भी पता है, इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिविलाइजेशंस इन इंडिया. तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम.
ओके, सो ये हमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि हमारे टेक्स्ट बुक के कुछ लास्ट पैराग्राफ्स में है। और अगर आपको लगता है कि आपके एग्जाम्स में अनसीन वगैरह आते हैं तो ये 1 मार्कर या 2 मार्कर में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप प्लीज ध्यान दीजिएगा। और द फर्स्ट पॉइंट इज दे प्लेड अ वाइटल रोल इन द अमेलगमेशन ऑफ ट्राइब्स एंड डेवलप्ड अ स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ लिविंग एंड हार्मोनियस कल्चर। वेल, अमेलगमेशन ऑफ ट्राइब्स, आपके सबसे पहले माइंड में यही आता होगा कि इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग ये है कि उन्होंने काफी जो छोटी ट्राइब्स थी उन्होंने उन्हें हेल्प की और इसी वजह से वो सब जुड़ गए, मिलजुल के रहने लगे। एंड दे डेवलप्ड स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ लिविंग, मतलब उन्होंने नॉन वायलेंस की तरफ अपना जो है हाथ बढ़ाया। और इसी वजह से उनका जो कल्चर था वो बहुत ही हारमोनियस हो गया, मतलब वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर और अच्छे से रहते थे, अच्छे स्वभाव से रहते थे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रॉम द टाइम फॉरेनर्स स्टार्टेड सेटलिंग इन इंडिया, they slowly over long period of time started losing their individual identity. well, इसका मतलब ये है गाइस कि जैसे जैसे फॉरेनर्स इंडिया में आते गए या विजिटर्स इंडिया में आए जो बाहर की कंट्री से थे, उन्होंने देखा कि उसका कल्चर और रिलीजन बाकी वो सब बहुत बड़ा है और उन्हें वो उसमें बहुत ही इंटरेस्टेड थे। और ये रीजन था कि वो उस रिलीजन और उस कल्चर को ज्वाइन करना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने इंडिया में रहने का फैसला किया। और धीरे धीरे कुछ समय बाद या कुछ ज्यादा समय बाद वो उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी भूल गए। And that was it for my 2 points. The next 4 points will be explained by my friend Shubham Prajapati again. So Shubham Prajapati, you might take over. Thank you, Mohi. So guys, I'm back with my explanation again. So first point, one of the reasons of the loss of identity was intercaste marriages. अभी आपको जो मोइनुद्दीन ने पहले 2 पॉइंट्स में पता है कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी जैसे जैसे वो लोग इंडिया में आते गए तो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी भी लॉस करना चालू की, इंडिविजुअल आइडेंटिटी। तो उसका वन ऑफ द रीजंस था इंटरकास्ट मैरिजेस का स्टार्ट होना। Next point, people of outside the India were greatly influenced by languages, names, scripts, and religious beliefs, etc., which played a vital role in Indianizing the foreigners. अब जो बाहर के लोग थे इंडिया के, वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे, फैसिनेटेड हुए थे, कह सकते हैं आप, लैंग्वेज से, नेम से, स्क्रिप्ट से और रिलीजियस बिलीफ और एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ों से, जिसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया इंडियनाइजिंग द फॉरेनर्स। मतलब कि वो जो आउटसाइड जो इंडिया के बाहर के पीपल थे, उनको ये जब लैंग्वेजेस, नेम्स और उसके बारे में जानना था तो उन्हें अपना रिलीजन छोड़ के इंडियंस बनना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट, दे ऑल बिकेम इंडियंस। और यही इसी पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि वो सब फॉरेनर्स इंडियंस बन गए। नेक्स्ट पॉइंट, दे एनरिच्ड इंडियन कल्चर बाय मेकिंग इट वेरीगेटेड एंड प्रॉस्परस। अब जो इंडियन कल्चर था वो बहुत ही ज़्यादा एनरिच हुआ और बहुत ही ज़्यादा उन्होंने वेरीगेटेड बनाया और बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस भी हुआ। अब नेक्स्ट स्लाइड। सो Okay, so that is it for this video. अगर आपको इस वीडियो का एक भी पॉइंट अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरीज है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है। Okay, so that is it for today, guys. We three will catch you in the next video sometimes later. And till then, thanks for watching and goodbye.